हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त नवीन शर्मा और लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी की एक बेहतरीन क्लास। इससे पहले हम पॉलिटी के 4 का भाग तक समझ चुके हैं। जो हमारे पॉलिटी के भाग हैं 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, और हमने समझ लिया था जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसको। ठीक है, इसके बाद हमारा जो भाग आता है अगला, वो हमारा भाग 5 है। तो आज हम भाग 5 को समझने वाले हैं, और भाग 5 को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन पार्ट्स में से पहला जो हमारा पार्ट है कार्यपालिका वाला, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देख लेते हैं हमारा जो संविधान का भाग 5 है। तो संविधान का भाग 5, ठीक है, और इसमें हमारा दे रखा है संघ। ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब हमारे भाग 1 में बताया गया कि भारत जो है वो हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। भारत हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, तो ये संघ वाला पार्ट, ये भाग 5 में जो संविधान का हमारा भाग 5 है उसमें हम पढ़ते हैं, और 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक ये हमारा जो भाग है वो संघ वाला पार्ट आता है। अब इसको हमने अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हमने 5 अध्याय में बांटा है। 5 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो कार्यपालिका वाला जो भाग है वो हमारा 52 से 78 तक दिया गया है। उसके बाद हमारी संसद 79 से 122 तक दे रखी है। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में दे रखी है। उसके बाद संघ की न्यायपालिका शक्ति 124 से 147 तक, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। तो ये हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा भाग 5 है, और इसमें हमने 5 पार्ट को पढ़ना है। इन 5 पार्टों में से आज हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में या कुछ महीने हो गए हैं जब हमारे राष्ट्रपति जी चुने गए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो उस वजह से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रावधान है, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होता क्या है, एग्जामिनर को पता होता है कि अभी अभी जब राष्ट्रपति चुने गए हैं तो सभी बच्चे उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये बात थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उनको लगता है ऐसा कि अब इनका क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे देश में 5 वर्ष के लिए वैसे चुने जाते हैं। ठीक है, बीच में कोई आकस्मिक अगर पद रिक्त हो जाता है वो अलग बात है, या त्याग पत्र दे दे, लेकिन वैसे जो बेसिकली उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसीलिए जब चुना गया है तो 5 वर्ष तक वो चीजें, और अभी तो बहुत कम समय हुआ है तो ये आने की संभावना बहुत अधिक है। तो राष्ट्रपति को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा नहीं अगर बना, हमने पढ़ा भी और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन जहां से उठा, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक, तो ये तो हमने देख ही लिया। पहला हमारा 52 से 78 तक कार्यपालिका, इसको आज हम पढ़ने वाले। संसद 79 से 122 तक, उसके बाद 122 तक, उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ये 123 में दे रखी है। संघ की कार्यपालिका शक्ति 124 से 147 तक, उसके बाद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। ये हमें याद रखने हैं पांचों भाग। ये संघ के भाग 5 के अंतर्गत 5 अध्याय है। ठीक है, अध्याय, सॉरी भाग बोला हमने इनको, भाग नहीं है। इसके अंतर्गत भाग 5 के अंतर्गत 5 अध्याय हैं जो हमें पढ़ने हैं। चलिए समझ लेते हैं हम पहले अध्याय को, और पहला अध्याय है हमारा संघीय कार्यपालिका। ठीक है, संघीय कार्यपालिका को समझने वाले हैं, और इसे कहते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ने वाले हैं। भाग तो 5 है आपको पता है, और अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे आज, वो हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को हम पढ़ने वाले हैं, और राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो भी हमारी राष्ट्रपति इस टाइम है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का क्या पद कैसे होता है, ठीक है, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, ठीक है, उनका पद त्याग कैसे होता है, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डिटेल समझना जरूरी है। आजकल जो एग्जाम्स का ट्रेंड है बदल रहा है, तो अब वन लाइनर पढ़ के तो काम नहीं ही चलने वाला है। ये शायद आप समझ चुके होंगे अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, वाकई आप केवल साइड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका मोटिव ये है कि कैसे भी हो जाए, कोई तुक्का लग जाए, तो तुक्के में एग्जाम नहीं निकलता, आज के जमाने में तो नहीं निकलता। राष्ट्रपति जी को पढ़ने वाले हैं, तो राष्ट्रपति जी को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा, क्योंकि जब भी कोई सरकार होती है
जब भी कोई सरकार होती है तो उसके 3 अंग होते हैं, ये लास्ट क्लास में भी हमने बताया था। एक होता है विधायिका और कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, ठीक है। और ये तीनों होते हैं, क्या होते हैं, सरकार के अंग। कोई भी शासन चल रहा है कहीं पे तो उसके 3 अंग होते हैं। मतलब हमारे भारत में तो है, फिलहाल कहीं नहीं होते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे भारत में जो सरकार है या जो शासन है उसके 3 अंग होते हैं। एक तो क्या होता है हमारा कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, ये हमारी सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तीनों अंग मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सरकार के ये तीनों मिलकर शासन, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जनता के कल्याण का कार्य करते हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में मिलकर चलते हैं और जनता के लिए कल्याण का कार्य करते हैं। इन सब चीजों को डिटेल में हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा और। सरकार के इन तीनों अंगों के बीच शक्ति पार्थक्य होती है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो शक्तियों का यहाँ पे क्या होता है, तीनों के बीच पृथक्करण है। जो हमारी न्यायपालिका है वो न्याय से संबंधित मामलों को देखती है और उसके लिए वो स्वतंत्र होती है, ठीक है। उस पर किसी का जोर दबाव नहीं होता है। उसके बाद हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो भी विधायिका के द्वारा नियम या कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका पालन अनुपालन करना कार्यपालिका का काम होता है। उनको लागू कराने का काम कार्यपालिका का होता है। और ये तीनों स्वतंत्र निकाय होते हैं और अपना अपना काम अच्छे से करते हैं और तीनों में सामंजस्य रहता है, तीनों मिलजुल कर काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, वो अच्छे से नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों निकाय अपने पृथक पृथक निकाय द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक निकाय अपने कार्य क्षेत्र सीमा में स्वतंत्र है, ठीक है। जो निकाय है, जो भी, जैसा भी हमने कहा, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और अपने आप में सही से काम करते हैं, ठीक है। और सामंजस्य रहता है सभी के बीच में, ठीक है, होता है। उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती है और इन्हें अपने से अलग किसी दूसरे निकाय पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। तो हमें ये याद रखना है कि ये स्वतंत्र निकाय काम करते हैं तीनों। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधान राष्ट्रपति है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। अब ये क्या बात हो गई? कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन हो गया? राष्ट्रपति। मतलब क्या है कि सारी चीजें, सारी जो कार्यपालिका से संबंधित हैं, उनका प्रधान है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे वैसी बात हो गई, वो आपने एक गाना सुना होगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो नाम हो रहा है का मतलब क्या है? यहाँ पे राष्ट्रपति जी का नाम होता है। जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और करते तो प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन किसके नाम से होती हैं? तो नाम होता है किसका? राष्ट्रपति जी का। कहने का मतलब है कोई भी काम है, कोई विदेशी मामला हो गया, कोई बाहरी मामला हो गया, किसी संधि समझौता हो गया, तो वो किसके हस्ताक्षर और किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति से। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है वो भारत की प्रथम महिला होती है, ठीक है। और भारत के प्रथम पुरुष नागरिक कौन हो गए? वो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसीलिए काम तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। और नाम से किसके होता है? ये राष्ट्रपति के, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। भारतीय संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत निहित होती हैं। तो अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां होंगी या संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा ही होंगी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठा और गरिमा वाला है ही, क्योंकि बचपन में जब आप होंगे, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप सोचते होंगे मैं राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है। जब आपको जानकारी नहीं थी तब आप बचपन में सोचते थे कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं राष्ट्रपति बनूंगा, पूरे देश पे राज करूंगा। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, आपको थोड़ी सी चीजों की जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, उसके बाद आप क्या कहते हैं? नहीं, राष्ट्रपति तो बेकार है। बेकार नहीं है मतलब आपके दिमाग में यह आ जाता है कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं है, वो नाम मात्र का प्रमुख है, या जिसे कहते हैं नामिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो जो राष्ट्रपति है वो नामिक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री। तब आप कहते हैं कि नहीं मैं पीएम बनूंगा, ठीक है। क्योंकि पीएम आपको पता लग चुका है कि जो शक्तियां हैं
वो ज्यादा किसके हाथ में है या ज्यादा काम कौन कर सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं पावरफुल। अगर वैसे हम ओवरऑल शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन जो हमारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें है, वैसे प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक, तो ये प्रथम नागरिक होता है और भारत को जो राष्ट्रपति उसे प्रथम नागरिक का दर्जा भी प्राप्त है, ये आप जानते हैं। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आपसे अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो 52 में जो राष्ट्रपति का पद है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। ठीक, अनुच्छेद 52 में। उसके बाद राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। यद्यपि राष्ट्रपति का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन उसके कार्य व शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है उसकी जो कार्य और शक्तियां हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है, लेकिन जो पद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान ही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या है, पद उसके समान है, जो नाम दिया गया है राष्ट्रपति का वो उसके समान है, लेकिन जो कार्य शक्तियां हैं वो उसके समान नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं, भारत में ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था के अपनाने के कारण कार्यपालिका एक संवैधानिक और एक वास्तविक प्रधान होता है। जो हमारे यहाँ की कार्यपालिका है, हमने क्योंकि ब्रिटेन से कार्यपालिका जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसको अपनाया है, तो ब्रिटेन से अपनाने की वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे एक वास्तविक कार्यपालिका है और एक नामिक कार्यपालिका है। ठीक है, तो नामिक मतलब राष्ट्रपति हो गया और वास्तविक मतलब कौन हो जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक, उसके बाद भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति जबकि वास्तविक प्रधान संसद है। ठीक है, तो वास्तविक प्रधान सबसे ज्यादा शक्तियां जो किसको मिली हुई हैं, संसद को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सारी चीजें कर सकता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका में काम करने में अच्छी भूमिका निभाता है या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन और जो नियम कानून है ओवरऑल उनको बनाने में संसद की भूमिका होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वास्तविक प्रधान संसद है। ठीक है, जो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान वैसे राष्ट्रपति है, लेकिन उसका वास्तविक प्रधान कौन हो जाता है, संसद। और संसद में क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का जो नेता होता है बहुमत दल का, वो कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री। तो कुल मिला के अगर इनडायरेक्टली आप देखें तो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं ये शक्तियां। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं। अभी हम केवल ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पद है हमारे संविधान में उसमें क्या क्या किस किस तरह से प्रावधान किए गए हैं और राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं और कहां कहां से ये पद लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या होती हैं, इनको हम जरा समझ लेते हैं। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, जैसे आपके मन में बचपन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अब भाई आपको ये तो पता नहीं बनेंगे कैसे राष्ट्रपति, बनना तो राष्ट्रपति ही है, बनना कैसे, तो ये देख लेते हैं कैसे बनना है। बनना ऐसे है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो पहले भैया तुमको अनुच्छेद 58 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पद की जो योग्यता है वो निर्धारित की गई है। तो आपको योग्यताएं पता होंगी तभी तो आप बन पाएंगे। तो उसके बाद क्या है, दी गई है, इसके अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति को ये शर्तें माननी होंगी। अब ये शर्तें उसके पास होनी चाहिए, या ये कहें कि ये योग्यताएं जो है उसके पास होनी चाहिए। अब कौन कौन सी योग्यताएं होती, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो शर्त आपने पूरी कर दी क्योंकि आप भारत के नागरिक हो गए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अभी तो आप बच्चे ही हैं, जब आपने सोचा था बचपन में तो आपने कहा अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बड़े होंगे 35 वर्ष के हो जाएंगे तब कहीं जाके राष्ट्रपति बन पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। आपको जो लोकसभा का सदस्य है उसके निर्वाचित होने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आप लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकते हो, ऐसी योग्यता अगर आपके पास होगी तभी आप क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तथा आगे क्या कहा गया है, उसके बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भैया आप किसी नौकरी वोकरी में होंगे तो राष्ट्रपति तो नहीं बन पाएंगे। अगर आपने किसी तरह से कोई भी लाभ ले रहे हैं सरकार का, सरकारी सुविधा का, किसी नौकरी का, किसी और पैसे से अगर आप लाभ ले रहे हैं जो सरकारी है, तो अगर आप लाभ के पद पर नहीं होंगे, ठीक है, पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पे हैं आप तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे आप। ठीक है, सीधी सी बात। उसके बाद परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ पदों का उल्लेख किया गया है कि अगर ये पद आपके पास है तो ये लाभ का पद काउंट नहीं होगा। उसमें क्या हो सकता है, आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो तो इसको लाभ का पद नहीं बोलते हैं, अगर राज्यपाल हैं अथवा किसी राज्य के मंत्री हैं तब भी ये लाभ के पद नहीं बोले जाते हैं, लाभ के पद नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य के मंत्री हैं तो ये लाभ के पद में काउंट नहीं होंगे। अगर आप इनमें से कुछ हैं तब आप क्या हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बन सकते हैं। और भी क्या योग्यताएं होती हैं इनको देख लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पद की योग्यताएं ही चल रही। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए इतनी कम योग्यताएं आश्चर्य का विषय है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ये आ गया हमारा चिंतन करने का विषय। ये जो योग्यताएं हैं आखिर इतनी कम क्यों रखी गई। भारत का पूरा राष्ट्रपति जो पूरे देश को चलाएगा, उसके एक साइन से, उसके साइन के बिना कोई समझौता, कोई संधि, वो भारत का प्रथम नागरिक होगा, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी पावर्स, वो किसी को भी मृत्यु दंड तक माफ कर सकता है। ठीक है, कोई विधेयक को पारित करे ना करे, जेब में डाल ले, कुछ भी करे, ठीक है, उसकी मर्जी। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी शक्तियां दे दी गई और उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो बहुत कम रखी गई, ऐसा क्यों, ये विषय हो जाता है। ये कौन से लेवल पे है, ये इंटेलिजेंस लेवल पे आप समझ रहे हैं। चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर ऐसा है क्यों, और जब कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये याद रखने में समस्या नहीं होगी। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं, अगर आपने समझ के पढ़ा है तो आप याद रख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसा है तो आश्चर्य का विषय है, पर ऐसा जानबूझकर किया गया है। अब ये जानबूझकर क्यों किया गया है इसको हमें समझ लेना है, ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस पद को प्राप्त करने की योग्य हो सके। ये इसलिए किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक है वो इस पद को प्राप्त करने के योग्य हो सके। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति पद के लिए बहुत कम योग्यताएं रखी गई हैं, क्योंकि ये पद बहुत शक्तिशाली है और उसके हिसाब से जो योग्यताएं हैं वो बहुत कम है। ये आपकी 35 वर्ष एज होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अच्छा, भारत के नागरिक होने में भी ये है कि यहाँ से अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जब आप राष्ट्रपति के लिए आवेदन करते हैं या राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो आप क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, ठीक है, और आप किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, तो ये सारी शर्तें हैं। और बाकी इतनी ही बहुत कम शर्तों में आपको राष्ट्रपति का पद जो है उसकी उम्मीदवारी मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यह जनतांत्रिक सिद्धांतों को पुष्ट करता है। जनतांत्रिक सिद्धांतों को पुष्ट करने का मतलब है, इसका मतलब हो गया जो जनता का तंत्र है यहाँ पे, क्योंकि जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो क्या होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहां चुनाव होता है। ठीक है, जो भी वहां पे निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनाव होता है। तो जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से चुन के गए होते हैं। तो कुल मिला के एक तरह से वो जनता का ही मत है। ये इनडायरेक्टली होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, लेकिन क्या होता है कि जैसे जनता के प्रतिनिधि वहां गए, फिर जनता के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को चुन लिया, तो एक तरह से जनतांत्रिक सिद्धांतों को पुष्ट करता है। इसीलिए क्या किया गया है कि इतने कम योग्यताएं रखी गई हैं जिससे कोई भी उम्मीदवारी हासिल कर सके। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भारत में जन्म या भारतीय मूल का होना जैसी योग्यताएं निर्धारित नहीं है। तो ये अभी हमने बता ही दिया था कि भारत में अगर आपका जन्म नहीं हुआ है, आप भारतीय मूल के नहीं है, तो ये आपके मार्ग में बाधक नहीं है, आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं और शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो। और ये कोई शर्त भारत के संविधान में नहीं दी गई है। उसके बाद भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार हो सकता है। अगर आपके पास नागरिकता है भारत की तो आप इसके उम्मीदवार हो सकते हैं। ये अभी हमने चर्चा ही कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं बाकी जो योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। ये काफी डिटेल लग रहा होगा आपको, लेकिन इनसे क्वेश्चन जब उठेगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे भारतीय मूल का होना जरूरी है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपने अगर नहीं सुन रखा है या नहीं पढ़ रखा है तो क्या करेंगे आप, कॉमन सेंस का यूज करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे और वैसे ही आप सोचेंगे यार भारतीय मूल का या भारत में जन्म लेना तो जरूरी है, ऐसे कैसे हम किसी दूसरे देश के आदमी को राष्ट्रपति बना देंगे। ठीक है, बेसिकली आप ऐसा ही सोचेंगे और हो सकता है ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजों को समझना जरूरी है। उसके बाद पढ़ते हैं
कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान हमारे देश में किया गया है। राष्ट्रपति आप कितनी भी बार बन सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके जो चांस हैं आपके वो निर्धारित किए गए हो। ठीक है, इस संबंध में संविधान में कोई भी कथन नहीं है ऐसा लिखा हुआ कि आप कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। उसके बाद परंतु अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ये जो अनुच्छेद 57 दे रखा है इसमें ये जरूर कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन के योग्य होगा, या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल 57 या अनुच्छेद 57 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 57। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई योग्यताएं। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन भाई होता कैसे है। अब आपने योग्यताएं तो भाई देख ली कि योग्यताएं ये है। अब योग्यताओं के साथ साथ अब आपको ये देखना पड़ेगा भैया हमें बनना है राष्ट्रपति तो निर्वाचित कैसे होना है। निर्वाचित होना है आपको, तो निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन करने वाले लोग होंगे किसका मत उसमें लिया जाएगा, कौन कौन मतदान करेंगे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन के 2 विकल्प थे। अब जब संविधान सभा बनी थी, जब संविधान हमारा बन रहा था तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जब डिसाइड किया जा रहा था कि कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो उनके पास 2 विकल्प थे। कौन से थे हम देख लेते हैं। पहला था राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा किया जाए, पर ऐसा करने पर वह मंत्रिपरिषद का प्रतिद्वंदी हो सकता था तथा सत्ता के 2 अलग अलग केंद्र बनने की संभावना थी। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता मतलब उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाते, तो इससे क्या होता है, ऐसा करने पर यह मंत्रिपरिषद का प्रतिद्वंदी हो जाता। मंत्रिपरिषद जो भी है उसका प्रतिद्वंदी हो जाता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति चुनकर चला जाता जो मंत्रिपरिषद का प्रतिद्वंदी होता। ठीक है, तब क्या होता, सत्ता के 2 अलग अलग केंद्र बनने की संभावना थी। उससे होता ये कि जो हमारी मंत्रिपरिषद थी वो एक अलग केंद्र बन जाती सत्ता का, और जो व्यक्ति चुनकर जाता वो अलग केंद्र बन जाता, तो इनमें प्रतिद्वंदी हो जाते, 2 केंद्र बन जाते, और 2 केंद्र बन जाते तो उनमें सामंजस्य नहीं बैठता। सामंजस्य ना बैठने से क्या होता, जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल पाती भारत की। इसीलिए क्या किया गया कि हमने ये वाली पद्धति को नहीं चुना, हमने दूसरी वाली पद्धति को चुना। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाए। अब दूसरा विकल्प ये था, पहले तो सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों से करा लिया जाए, जो जनता है उसमें पार्टिसिपेट करे। दूसरा क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा करा लिया जाए। जो संसद के सदन है, जो संसद हमारे लिए नियम कानून बनाती है, जो हमारी विधायिका है, ठीक है, तो उसके सदस्यों द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल का कठपुतली बन सकता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या था, राष्ट्रपति क्या था कि बहुमत दल का कठपुतली बन सकता था। बहुमत दल का मतलब क्या है, किसी का जिसका बहुमत था वो क्या उसकी वजह से क्या राष्ट्रपति चुना जाता, और जब राष्ट्रपति चुना जाता तो वो उसकी शक्तियों और उसके प्रभाव में रहता। तो ये समस्या थी। फिर ये समस्या रिजॉल्व कैसे होती है आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का चयन किया, क्योंकि जब 2 टकराव होते हैं, टकराव के बाद जब हम कहते हैं कि नहीं अब समझौते वाला रास्ता निकाल लो, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग, तो उसमें क्या हुआ, भारत का राष्ट्रपति ना तो अमेरिका राष्ट्रपति की तरह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है, और ना ही ब्रिटेन के संवैधानिक प्रधान की तरह वंशानुगत है। ठीक है, अब हमने क्या, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है, उसके बाद ब्रिटेन का जो है वो वहां के क्या होते हैं, शासक वंशानुगत है। जो राष्ट्रपति है उसके वंश में ही आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रपति बनते चले जाएंगे। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हमने अभी जिक्र किया था कि यहाँ से जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनकर जाते हैं कहाँ, संसद में, और संसद में जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है। जैसे यहाँ से विधायक है, जो विधायक यहाँ से चुन के जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वहां क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो विधायकों को कौन चुनता है, जनता चुनती है। जब आपने विधायक अपने एरिया का चुना है, जो अपनी आपकी विधानसभा है, वहां का विधायक वहां पहुंचता है, वो मतदान करता है, तो एक हिसाब से जो यहाँ की जनता है उसका इनडायरेक्टली क्या होता है, वहां मत पहुंच जाता है, क्योंकि आपने जिसको विधायक बनाया है उसको बहुमत से बनाया है। जब बहुमत से उसे विधायक बनाया है तो वो वहां मतदान करता है, तो यहाँ की जनता का इनडायरेक्टली मतदान कहाँ हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इसमें अप्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, जनता को जो मत है वो जाता तो है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, उसको कोई और व्यक्ति जो आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वो लेकर जाता है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन हमने किया है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभाओं सहित। तो इसमें जो हमारा राष्ट्रपति का जिसे कहते हैं हमारा, जिसमें जो चुनाव में भाग लेते हैं वो कौन कौन लोग भाग लेंगे, ठीक है, तो वो उसमें कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभा सहित ये सब निर्वाचित सदस्य होंगे। जो राज्यों की विधानसभा होती है जहां से विधायक चुन के जाते हैं वो सब भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है कैसे शुरू होती है। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग, ठीक है, ये वही पेज है, रिपीट हो गया है। उसके बाद निर्वाचित मंडल इलेक्ट्रिक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अनुच्छेद 54 में क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, और यहाँ पे क्या होता है, संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के सदस्य और पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद इनसे मिलकर क्या बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल का गठन होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, तो एक तो आप याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये किसमें होते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं और इसमें शामिल होते हैं ये। उसके बाद हम करते हैं बात राष्ट्रपति का निर्वाचन आगे शुरू कैसे होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि बन जाता है। यहाँ निर्वाचित सदस्य का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्य विधानसभा के हो गए चाहे संसद के मनोनीत सदस्य हो गए, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा आगे, उसमें वो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद होता है निर्वाचन मंडल में राज्य की विधान परिषदों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधान परिषदों को स्थान नहीं दिया जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी विधान परिषदों को स्थान नहीं दिया जाता है, या जो हमारे राज्य होते हैं राज्यों की विधान परिषदों को स्थान नहीं दिया जाता है। परंतु 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचन मंडल में स्थान दिया गया। तो अगर निर्वाचन मंडल में स्थान देने के लिए पूछा जाए कौन सी विधानसभाओं को केवल स्थान दिया गया है, तो दिल्ली और पौंडुचेरी की जो विधानसभा है इनको केवल निर्वाचन मंडल में, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है जिससे निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, तो उसमें स्थान केवल दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को स्थान दिया गया है। बाकी और जो राज्य होते हैं उनकी विधानसभाओं को स्थान नहीं दिया गया है। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को समझ लेते हैं। रीति मतलब किस प्रकार से होगा। ठीक है, अभी हमने समझ लिया कि कौन कौन उसमें भाग लेगा, कौन कौन नहीं लेगा, किसी किसी हमने नहीं रखा है, शामिल किया है। जो निर्वाचक मंडल है वो कैसे बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होगा। ये तो हमने अभी पता ही कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जनता सीधे वोट नहीं दे रही है। उसके बाद क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार जो राष्ट्रपति का मतदान होता है वो गुप्त रूप से होता है। ठीक है, गुप्त रूप से मतदान कराया जाता है और ये कैसा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन की राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति के आधार पर होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव होता है। आगे देख लेते हैं, जहां तक संभव हो भिन्न भिन्न राज्यों के
प्रतिनिधि के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। अनुच्छेद 55(1) में ये प्रावधान किया गया है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होंगे उनके मापन में एक रूपता रखी जाएगी। मापन में एक रूपता का मतलब क्या है, उनके वोट जो होंगे वो एक अलग से डरवा लिए जाएंगे। जो भी राज्य होंगे उनके प्रतिनिधि गुप्त रूप से मतदान होगा और उनमें एक रूपता रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में और क्या शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। और जो 2026 तक होगा 1971 की जनगणना के आधार पर इनका चुनाव होता है। ऐसा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, तो अगर ये कह दिया जाए कि अनुच्छेद 55 के अनुसार स्पष्टीकरण अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसमें 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा, ऐसा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो 2026 तक चुनाव होगा वो कौन सी जनसंख्या को आधार रखकर होगा, 1971 की। ठीक है, तो जो आधार वर्ष होगा जनसंख्या का वो हमारा 1971 होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अगर कभी पूछ लिया जाता है कि जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो कौन सा होगा, तो वो 1971 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति को समझ लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? ये एक संक्रमणीय मत पद्धति के जन्मदाता ब्रिटिश विद्वान हैमर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये कुछ एक आध बुक में ही आपको मिलेगा कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है कैसे इसका जन्म हुआ और क्या है ये। कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमें इसको देख लेना चाहिए। इसके जन्मदाता कौन है? ब्रिटिश। अब यही पूछ लिया जाए कि जो पद्धति है इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो ये ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था और इसके जन्मदाता जो विद्वान है वो कौन है? हैमर माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डेनमार्क के जो मंत्री थे एंड्रे ने इसे 1956 में डेनमार्क में लागू कराया था, तो सबसे पहले इसको डेनमार्क में लागू कराया गया था, अतः इसे एंड्रे सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एक तो इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, उसके बाद एंड्रे सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। इसे वरीयता प्रणाली भी कहते हैं। वरीयता प्रणाली भी इसको कहा जाता है क्योंकि मतदाता मत देते समय अपनी पसंद को वरीयता क्रम में अंकित करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक ही पे नहीं लगाना है, जैसे आप गए और आप अपने वो लगा के चले आए बटन दबा के, आपको क्या करना पड़ता है? वरीयता क्रम में रखना पड़ता है कि पहले नंबर पे आप किसे राष्ट्रपति नियुक्त करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे आप किसे चाहते हैं, तीसरे नंबर पे आप किसे चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? वरीयता क्रम। जो आपका मत है उसमें भी क्या होना चाहिए? वरीयता क्रम। ठीक है, तो ये वरीयता क्रम में होता है, अंकित करता है। इसमें चुनाव की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। ठीक है, तो एक ये जो चुनाव की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव की, वो कैसी होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। और इसी के आधार पर ये जो प्रक्रिया है जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और इसके विद्वान जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो वो हैमर माने जाते हैं। इसके आधार पर ही जो हमारा चुनाव होता है राष्ट्रपति जी का, तो वो चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इससे जो आगे आपका जो भी राष्ट्रपति में बचा है, अभी तो राष्ट्रपति को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो राष्ट्रपति को हम पूरा अच्छे से समझेंगे और इससे जो आगे का पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें इस जो क्लास है इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जा पाए। चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप बिहार पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हो, आप किसी भी आयोग का पेपर देंगे, आप देखेंगे, आप पीवाई क्यू उठा के देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी इस क्लास से शायद बाहर चला जाए। ऐसा हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन वो आ जाते हैं तो उनकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो पारंपरिक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।